ठीक है जी। हम आज डिस्कस कर रहे हैं जॉर्ज इलियट की बायोग्राफी। और अच्छा, अब सब अपने अपने माइक्स जो है ना अनम्यूट रखें ताकि जो है ना साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहे। ओके मैम मेरा मैम। भाई ऊंची ऊंची आवाज से पढ़ रहा है इस वजह से मैंने ओके, म्यूट किया था। कोई बात नहीं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जॉर्ज इलियट मेल थी या फीमेल थी, क्या था? मैम मुझे तो फीमेल लग रही है। फीमेल लग रही है? मैम फीमेल है। फीमेल है? मेल कैसे? है फीमेल हाँ, मैम, मुझे तो मेल लग रहा है। मेल लग रहा है। मुझे इलियट से वो फीमेल लग रही है। अच्छा। मुझे मैम उसके दोनों नाम हो से गए। वैसे मुझे लग रही है जॉर्ज से वो मेल है, मेल लेकिन लग चले हैं। मैम शी लिखा हुआ है, लड़की है। जी, वो तो अभी आपने देख लिया ना, आप देख के बता रही हैं अब आप। तो है, चले। इसकी बायोग्राफी जरूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, नेक्स्ट फिर हम टॉपिक पे आएंगे इसके बाद। ठीक है, तो सबको आवाज क्लियर है ना? अब वॉइस इशू तो नहीं है अभी? नो यस मैम, मैम। अब ठीक है। नो ठीक है। मैम। ओके, द नेम जॉर्ज इलियट वाज द साइडोनिम ऑफ मैरी एन एवंस। साइडोनिम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? साइडोनिम। मैम मैंने सच में पहली दफा देखा ये। पहली दफा पढ़ा है ये नाम, मतलब ये वर्ड, सॉरी। यस मैम। कोई और मतलब किसी को कोई आइडिया हो जो लाइक सुनने के बाद भी फिर भी कोई? नो मैम। अच्छा, साइडोनिम नेम वो होता है जैसे कोई एक्टर या कोई राइटर जो है ना अपना नेम चेंज करके जो है नया नाम रख लेते हैं। जैसे जॉर्ज इलियट ने अपना नेम चेंज करके जॉर्ज इलियट रखा, तो इसका पहला नाम जो है ना, ये जो आ रहा है मैरी एन एवंस, इसका पहला नाम ये था। तो जब राइटर बनी तो इसने जॉर्ज इलियट रख लिया अपना नाम। ठीक है। तो साइडोनिम वो नेम होता है जो कोई राइटर अपनी राइटिंग के लिए या अपने आप को एक्सपोज करने के लिए अपना नाम समटाइम्स चेंज करते हैं, जैसे एक्टर्स करते हैं, इस तरह से उसने किया था। ठीक है। Eliot was born in 1819 at the estate of her father's employer in Silver's Colon. सिल्वर्स कॉलन एक ये प्लेस का नेम है। ठीक है। और यहाँ पे जो है ना 1819 में ये पैदा हुई थी, और फादर की जो स्टेट किसको कहेंगे, किसको कहते हैं स्टेट? रियासत को। हाँ, मैम रियासत को कहते हैं, प्रॉपर्टी को मैम नहीं कहेंगे। स्टेट कह रही है ना। या अच्छा वो लैंड। बोला मैंने मैंने स्पेलिंग नहीं देखे थे, मैंने बस वैसे ही अच्छा, सुन के तो कह दिया। हाँ जी, फादर की जो लैंड एरिया था वहां पे वो पैदा हुई थी, सिल्वर्स कॉलोन उसका नाम है। वॉरविकशायर, इंग्लैंड, ये सिटी का नाम है। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। बिकॉज ऑफ हर फादर्स इंपॉर्टेंट रोल एज अ मैनेजर, उसका फादर एक मैनेजर था। इलियट वाज गिवन परमिशन टू स्पेंड टाइम इन द स्टेट्स लाइब्रेरी। अब वहां पे जो बिगेस्ट लाइब्रेरी थी स्टेट के अंदर, यानी कि उसके फादर का जो वो लैंड का एरिया था ना, जहाँ पे वो एक मैनेजर की हैसियत से काम करता था, वहां पे एक लाइब्रेरी थी। तो वहां पे जो है उसको परमिशन थी कि वहां पे जाके टाइम स्पेंड कर सकती थी, पढ़ सकती थी, जो मतलब उसको जाने की फुली परमिशन थी। वेयर शी एक्सपेंडेड हर नॉलेज बाय रीडिंग। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे जो है ना बहुत सारे राइटर्स, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने को या देखने को मिलेगा कि मोस्टली राइटर्स ऐसे थे जिनको जो राइटर्स बने ही इस वजह से क्योंकि उनके पास नॉलेज था। और नॉलेज कहाँ से आया? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी जो उनके पेरेंट्स या फादर की जो लाइब्रेरी है, वो बीइंग अ चाइल्ड वो उस लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ते थे और फिर उनसे नॉलेज लेना, और फिर बाय द टाइम जो है ना उनकी यही क्वालिटी उनको राइटर की तरफ जो है ना ये लेके आई। ठीक है। तो अब बहुत सारे जो है, मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जितना भी मैंने को फेलोज थे, जितने भी उनके साथ काम किया है, वो सारे के सारे मोस्टली ऐसे थे कि जो अपने फादर की या पेरेंट्स की लाइब्रेरी की वजह से जो है ना उन पे इफेक्ट था उनका। तो आपके पास मोस्टली नॉलेज जो है ना ये इस वजह से आता है।
As a young girl, she was educated at the local school and then at boarding school. पहले वो local school में पढ़ती रही, फिर boarding school में भेज दिया गया उसको. Eliot was deeply religious throughout her childhood and adolescence because of her pious family background and the influence of the evangelical Maria Lewis, one of her instructors at boarding school. अच्छा, जब जो वो चाइल्डहुड से ही उसका एडोलसेंट कहते हैं, जो यानी चाइल्डहुड से यंगहुड की तरफ जब आते हैं ना, एडोलसेंट उसको कहते हैं, ठीक है. तो वो एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी, रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, ठीक है. पायस फैमिली यानी कि जिसकी फैमिली जो है रिलीजियस, पायस कहते हैं रिलीजियस को, ठीक है. रिलीजियस बैकग्राउंड था उसकी फैमिली का, उस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती थी. तो इसी वजह से क्या हुआ कि द इन्फ्लुएंस ऑफ इवेंजलिकल यानी कि इवेंजलिकल, अगर मैं कहूँ कि वर्ड सुन के कोई रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी का पढ़ के आप इवेंजलिकल का वर्ड मैं यूज करती हूँ, तो कोई आइडिया आपके माइंड में आता है कि क्या हो सकता है इसका मतलब, किस चीज को कहा जा रहा है यहाँ पे? बताएं, किसी को कोई आइडिया हो या कोई कुछ भी, किसी किसी तरह का भी कोई समझ आ रहा हो, कुछ कुछ तो शेयर करें. आप लोग सारे अनम्यूट करके बैठ के हो. मैं सर्च कर रहा हूँ, फिर बताती हूँ. नहीं सर्च नहीं करना. इवेंजलिकल कहते हैं इंजील को कहा गया है यहाँ पे, यानी कि बिब्लिकल रेफरेंस, ठीक है. अच्छा, ठीक है. द Okay. इन्फ्लुएंस ऑफ द इवेंजलिकल मारिया ल्यूइस, वन ऑफ हर इंस्ट्रक्टर्स. जब बोर्डिंग स्कूल में इसको भेजा गया था तो वहां पे जो इसकी इंस्ट्रक्टर थी मारिया ल्यूइस, उसका नाम था, तो वो उसका भी बैकग्राउंड जो है वो बिब्लिकल था, इंजील को वो फॉलो करती थी, तो उसका भी जो है ना रिलीजियस बैकग्राउंड था. तो कुछ इसका अपनी फैमिली का इन्फ्लुएंस था, तो कुछ जो है जो इसकी इंस्ट्रक्टर थी उसका इस पे इन्फ्लुएंस था. इस वजह से इसने जो है रिलीजन को ऐड किया इस नॉवल के अंदर, ठीक है. ये जो बायोग्राफी आपसे डिस्कस हो रही है ना, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मकसद ये है क्योंकि एडम बेट जो हमने नॉवल स्टार्ट किया इसके अंदर काफी हद तक इसने बायोग्राफिकल पॉइंट्स ऐड किए हुए अपने, ठीक है. तो ऑटोबायोग्राफी आपको इसके अंदर मिलेगी somehow. When Eliot was 17, her mother died and Eliot came home to take care of her फादर. यहाँ पे फॉर नहीं होगा, ऑफ होगा, ठीक है. ये मैंने कटिंग करके ना ऊपर लिखा हुआ है. तो 17 ईयर्स की एज में उसकी मदर की डेथ होगी और फिर वो वापस आके अपने फादर को टेक केयर करने के लिए. इन 1841 एलियट एंड हर फादर मूव टू कन्वेंट्री. कन्वेंट्री मतलब देहाती जिंदगी. सिटी. हाँ, सिटी का नाम है ये. देहाती जिंदगी. हाँ, कह सकते हैं वही, उसी जिंदगी, वो देहाती जिंदगी को ही कहते हैं, लेकिन ये सिटी एरिया जो है ना, फिलहाल तो इंग्लैंड में जो सिटी है ना उसको कहा गया कन्वेंट्री, ठीक है. इसका मतलब आप देहात बता रहे हो ना, वो भी ठीक है. While living in Coventry, Eliot met Charles and Caroline Bray. ये दोनों फेमस पोइटिस और जो है वो क्या राइटर हैं, ठीक है. चार्ल्स डिकन्स का यहाँ पे नाम आ रहा है. Who led her to question her faith by introducing her to new religious and political ideas. ठीक है. Eliot began reading nationalist works in 1841. उसने 1841 में जो है इस ईयर में जो रैशनलिस्ट थे, जो मतलब जो फिलोसॉफिकल जो रीडिंग है वो उसने स्टार्ट कर दी थी, विच प्रॉम्प्टेड हर टू रिजेक्ट फॉर्मलाइज्ड रिलीजन. प्रॉम्प्टेड यानी कि रिजेक्ट करना किसी चीज को, सॉरी रिजेक्ट करना नहीं, किसी चीज की वजह बनती है जब, ठीक है. विच प्रॉम्प्टेड यानी कि वो कॉज बना या उसको इशारा मिला. प्रॉम्प्टेड हर टू रिजेक्ट फॉर्मलाइज्ड रिलीजन. फॉर्मलाइज्ड के जिस तरह से उसको वो एक फॉर्म रिलीजन को फॉलो करती आ रही थी ना, उसको रिजेक्ट करने को, उसको या उसके अगेंस्ट जाने की, उसके बारे में मजीद सोचने का उसको है ना वो एक कॉज मिल गया उन बुक्स के थ्रू. शी ऑल्सो बिकेम acquainted with intellectuals in Coventry who broadened her mind. She also became acquainted. ये वर्ड रिपीटेडली आते हैं तो आप लोग याद रखा करें, तो मुझे इसीलिए मैं आपसे मीनिंग्स पूछती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहो साथ साथ. तो शी ऑल्सो बिकेम acquainted का मीनिंग ये क्या होगा यहाँ पे? acquainted. आपने बताया था सिटी का नाम है लेकिन होती देहाती जिंदगी है वैसे. हाँ, नहीं Acquainted मतलब सीखना. Acquainted का मतलब हासिल करना नहीं होता.
नहीं नहीं, फेमिलियरिटी होना किसी चीज से। शी ऑल्सो बिकेम एक्वेंटेड, यानी कि वो उसकी फेमिलियर हुई, उसको अवेयरनेस हुई चीजों के बारे में, विद इंटेलेक्चुअल्स इन कन्वेंट्री हु ब्रॉडन हर माइंड। वहां पे जितने भी रहने वाले थे ना कन्वेंट्री में, जो लोग रह रहे थे, इंटेलेक्चुअल्स यानी कि जो भी अक्लमंद लोग और जो ये रैशनलिस्ट को फॉलो करते थे, उनसे इसका जो है वो ब्रॉडन हर माइंड, यानी कि उसका दिमागी तौर पे उसने ये इस वो कहते हैं ना एक दिमागी तौर पे बंदा खुलता है, दिमाग खुलता है, इस तरह से उस सेंस में हुआ कि उसका माइंड मेंटली उसने जो है ना उस तरफ उसकी अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। टू हर फादर्स डिसमे शी स्टॉप गोइंग टू चर्च। टू हर फादर्स डिसमे, यानी कि डिसमे क्या, मतलब फादर का लॉस, गम, डिसमें, गम, लॉस, गुस्सा, गुस्सा तो नहीं खैर आएगा। गम डिसमे में कहते हैं गम, कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड या मायूसी को कहते हैं डिसमे। यानी कि उसका जो ये जो उस तरफ रैशनलिस्ट और जो वहां के रहने वाले लोग थे उनके इस तरफ अट्रैक्शन उसकी थी ना, वो उसके फादर को पसंद नहीं थी, ठीक है। तो टू हर फादर्स डिसमे, यानी कि उसके फादर को उससे ये मायूसी हुई, तो शी स्टॉप गोइंग टू चर्च, तो उसने चर्च जाना बंद कर दिया। दिस रिनंसिएशन पुट अ स्ट्रेन ऑन देयर रिलेशनशिप अंटिल हिज डेथ इन 1849। दिस रिनंसिएशन होता है रिजेक्शन किसी चीज की, ठीक है। तो ये जो रिजेक्शन थी, जो उसको चर्च जाने पे उसके फादर ने रिजेक्शन वो शो की, पुट अ स्ट्रेन ऑन देयर रिलेशनशिप, यानी कि उनके जो रिलेशनशिप था उस पे जो है ना एक जो वो एक स्ट्रेस सा फील होने लगा कि मतलब कॉम्प्लिकेट हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। स्ट्रेन कहते हैं किसी मैम टेंशन। रिनाउंसिएशन का क्या मीनिंग बताया आपने? रिनंसिएशन रिजेक्शन को कहते हैं। ओके। तो पुट अ स्ट्रेन, स्ट्रेन कहते हैं टेंशन को, ठीक है, ऑन देयर रिलेशनशिप, यानी कि उनका रिलेशनशिप इस वजह से, इस इशू की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था। अंटिल हिज डेथ इन 1849, तो 1849 में उसकी फादर की डेथ होगी। इलियट आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज अ रैशनलिस्ट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हर लाइफ। अपनी बाकी की जो जिंदगी थी उसके लिए वो अपने आप को, उसने एक जो है वो जितना काम किया और जिस लिहाज से अपने आप को मनवाया, एक रैशनलिस्ट की हैसियत से उसको याद रखा जाने लगा, ठीक है। In 1844, she was commissioned to translate David Strauss' Life of Jesus from German into English. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊँ, 1844 में उसने जो है जर्मन से इंग्लिश एक जो नॉवल था लाइफ ऑफ जीसस, उसको एक बुक थी, सॉरी, लाइफ ऑफ जीसस एक बुक थी, उसको जो है वो जर्मन की बुक थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये डेविड स्ट्रॉस की बुक थी। आप एमए इंग्लिश में जो है ना आप देखेंगे कि मे बी आपको शायद वो उस तरह से चांस ना मिले लिंग्विस्टिक्स डिटेल में पढ़ने का, लेकिन जितना भी आप पढ़ेंगे आप आई डोंट नो वहां पे आपको आइडिया होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं खुद आपको बता देती हूँ कि एमए इंग्लिश सिर्फ दिस इज नॉट अबाउट द रीडिंग ऑफ नॉवेल्स, ड्रामा और पोइट्री, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अबाउट प्रूफ रीडिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सारी चीजें इंग्लिश में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, अपने करियर आपका ऐसे स्टार्ट हो सकता है, आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, जो मॉडिफाई किया जाता है, मिस्टेक्स निकाल के डाटा क्लियर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग उसको कहते हैं। फिर ट्रांसलेशन का काम होता है, ठीक है। दो टाइप की ट्रांसलेशन होती है, एक वर्ड टू वर्ड होती है, एक सेंटेंस टू सेंटेंस होती है, इस तरह से। तो जो ट्रांसलेशन है ना, जब आप आफ्टर योर डिग्री मास्टर्स, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप मे बी आप में ये एबिलिटी हो कि आप किसी दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में या उर्दू का कोई कोई पोइट्री या कोई इस तरह का नॉवल आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, या आपके पास कोई आर्टिकल्स या इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं उसकी, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाली भी एक फील्ड होती है इंग्लिश में, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए और आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं, इंग्लिश में इनका क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये यही जो है ये जॉर्ज इलियट ने फॉलो किया रैशनलिस्ट के थ्रू। उसने जब इस फील्ड में वो आए तो उसने सबसे पहला जो राइट अपनी बुक जो ट्रांसलेट की थी वो जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, ठीक है। शी कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन इन 1846, ठीक है। 1844 में उसको जो है ना ये शी वाज कमीशन टू ट्रांसलेट, यानी कि उसको ये असाइन किया गया था काम, ठीक है। 44 में तो 2 साल के अंदर उसने 1846 में ये ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी, क्योंकि कोई आर्टिकल होता है ना या कोई कोई कोर्ट की रिपोर्ट्स होती हैं या कोई वैसे यूजुअली कॉमन रिपोर्ट्स होती हैं, तो उनको ट्रांसलेट करने में तकरीबन 1-2 वीक होते हैं या मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं।
लेकिन एक बुक को ट्रांसलेट करना इन इटसेल्फ इज अ वेरी टफ टास्क, ठीक है। तो उसको 2 साल लगे थे इसको कंप्लीट करने में। आफ्टर ट्रेवलिंग अब्रॉड इन यूरोप फॉर 2 years, 2 साल उसने जो है वो सफर किया यूरोप की तरफ। शी रिटर्न टू इंग्लैंड एंड बिकेम acquainted with the good professionalist, among them was also जॉन चैपमैन। वहां पे जितने भी रैशनलिस्ट थे उनके साथ उसका बैठना उठना बैठना लग गया, और फिर वहां पे एक जो फेमस राइटर था, रैशनलिस्ट था, वो था जॉन चैपमैन, उसके साथ अच्छी वो लगी, ठीक है। इन 1851 इलियट, अच्छा चैपमैन किसको कहते हैं? चैपमैन, चैपमैन किसको कहते हैं? एनी आइडिया? टीचर्स हैं सारे के सारे, कुछ तो पता होगा। मैम चैपलिन बताया था आपने, चैपमैन का नहीं पता। चैपलन तो वो कहते हैं ना जो असिस्टेंट होता। असिस्टेंट होता है, जो बिशप का असिस्टेंट होता है। तो चैपमैन कहते हैं जो इंसान, जो बंदा बायर भी होता है और सेलर भी होता है, यानी कि चीजें लेता और बेचता है, बाय और सेल करना उसका काम होता है, ठीक है। तो जॉन चैपमैन, चैपमैन उसका सरनेम नहीं था, बल्कि उसको उसके प्रोफेशन की वजह से उसका सरनेम बन गया था, ठीक है। इलियट बिकेम द असिस्टेंट एडिटर एट चैपमैन्स वेस्टमिंस्टर रिव्यू। उसका जो कॉलम था, वो जो उसका जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट का जो कह लें कि एक न्यूज न्यूज जो है ना उसकी चल रहा था, एक आई थिंक एडिटिंग वो काम करता था। तो कॉलम जो है ना, कॉलम एडिटर्स उसको चाहिए होते थे, तो उनमें जो है ना एज एन असिस्टेंट इलियट ने काम शुरू कर दिया था। अ पोजीशन दैट वाज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर हर करियर एंड हर पर्सनल लाइफ, जो कि उसकी पर्सनल और उसके जो करियर लाइफ है ना उसके लिए उसको बहुत ज्यादा हेल्प आउट हुई। थ्रू हर वर्क ऑन द रिव्यू she met several prominent philosophers and theologians of the time. theologians कौन होते हैं? जो जो इस्लामियत का मजहब को, दीन का हाँ जो दीन मजहब का को एथीज्म पढ़, रखते हैं। exactly study of religion, study of religious belief और study of nature of God, इसे कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उस टाइम के जो वो जो theologians थे उन उसके साथ जो है वो मिलना जुलना उसका स्टार्ट हो गया, इंक्लूडिंग हर्बर्ट स्पेंसर who introduced her to George Henry Lewes, a drama critic and philosopher. The pair fell in love but could not marry because Lewis already had a wife. अच्छा, उनमें जो है एक फेमस जो ड्रामा क्रिटिक और फिलोसोफर था, उसका नाम था जॉर्ज हेनरी ल्यूस, ठीक है। इसके साथ इसकी कोर्टशिप स्टार्ट हुई, और फिर लेकिन दोनों शादी नहीं कर सके क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड था, ठीक है। फ्रॉम होम ही वाज estranged. In a rather scandalous move for the age, Eliot and Lewis later lived together in 1854, even though Lewis was married and could not divorce his wife. दोनों जो है वो शादी भी नहीं कर सके, लेकिन दोनों वो डाइवोर्स भी नहीं दे सकता था, लेकिन उनका एक जो लिविंग रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। At this point in her life, Eliot was still primarily interested in philosophy, but Lewis encouraged her to focus on fiction. उसको फिलोसफी में इंटरेस्ट था, लेकिन ल्यूइस ने उसे इंकरेज किया कि वो फिक्शन पे काम करे और फिक्शन लिखे, बिकॉज राइटिंग वाज कंसिडर्ड अ मेल प्रोफेशन। वो उसे कहता था कि उसने उसे ये सजेशन दी कि तुम फिक्शन पे लिखो, क्योंकि जो फिलोसफी और थ्योरी पे जो लोग लिखते हैं ना वो मेल प्रोफेशन में आते हैं, जो वो लिख सकते हैं। तो राइटिंग जो है ना वो मेल प्रोफेशन है, तो तुम बीइंग अ फीमेल तुम ये नहीं कर सकते हो। तो इलियट ने क्या किया, इलियट चूज अ मेल साइडोनिम जॉर्ज इलियट। तो यहाँ पे आके उसने फिर अपना नाम चेंज किया, उसने फिर अपना नाम जॉर्ज इलियट रख लिया। हाँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में क्योंकि हम इसका थोड़ा सा बता चुकी थी मैं, तो आपको मे बी इसलिए याद है कि फीमेल राइटर है, अदरवाइज इसको जो भी पहली दफा इसके बारे में पढ़ता है ना उसको यही लगता है कि ये मेल राइटर है, ठीक है। तो जॉर्ज इलियट इसने अपना नाम रख लिया, तो रियल नेम इसका मैरी एन एवन था, ठीक है। अंडर द पेन नेम यानी कि अपना जो ये पेन नेम एज अ राइटर उसने जो अपना लिखा, ठीक है। राइटिंग करियर अपना शुरू करने के लिए इसने अपना जो नया नाम रखा था। Eliot published her first collection of short stories in 1858, bringing immediate acclaim from critics as prestigious as Charles Dickens and William Makepeace Thackeray. थैकरे को आप जो है मॉडर्न नॉवल में जाके इसके बहुत सारे ये क्रिटिक था, इसके बहुत सारे रेफरेंसेस जो है ना आपको काम आने वाले हैं। इलियट बिगिन वर्किंग ऑन एडम बेट ऑन अक्टूबर 22, 1857। 1857 के में इसने जो है ना अपने फर्स्ट नॉवल एडम बेट पे काम शुरू किया था, एंड कंप्लीटेड द नॉवल ऑन नवंबर 16, 1858। यानी 1 साल लगा उसको एक
कंप्लीट करने में, ठीक है। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1859 और 1 साल बाद उसकी ये बुक पब्लिश हुई एंड इट्स सक्सेस लेड अ नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स टू क्लेम ऑथरशिप यानी कि उसको एज अ प्रोफेशनल राइटर जो उसको एक हायर किया गया था और उसको जो है ना चांस मिला था लिखने का। इन रिस्पॉन्स इलियट asserted herself as the true author, causing quite a stir in her society, but still regarded women as incapable of serious writing. उसको कहा जाता था कि एक ऐसी वुमेन राइटर है जो कि सीरियस राइटिंग को नहीं लिख सकती है, लेकिन उसने ये जो एडम बेर लिख के लिखा और फिर जिस तरह से इस पे लोगों को ये पसंद आया, रीडर्स ने इस पे अपना जो है वो रिएक्शन दिया, पॉजिटिव रिएक्शन आया सबकी तरफ से, तो फिर ये जो है बहुत पॉजिटिवली हर जगह पे जो है ना पढ़ा जाने लगा, तो पॉजिटिवली लिया गया फिर इस नॉवल को। Eliot's personal life likely influenced Adam Bede in several ways. अब यहाँ पे इसके स्टार्ट होगा कि कैसे इसने कौन कौन सी रेफरेंसेस हैं जो कि बुक के अंदर या आपको नॉवल की स्टोरी के अंदर नजर आते हैं। फर्स्ट द पोर्ट्रेल ऑफ मेथोडिस्ट किसका है, आप अगर आपको समरी याद हो जो लास्ट लेक्चर में हुई थी। मेथोडिस्ट कौन होते हैं? मेथड से निकला हुआ ये वर्ड। नहीं कह सकते हैं तरीके पे चलने वाले, कोई तरीका को मेथड। एनीवन एल्स? जो एक राह सेट कर देते हैं। हाँ जी, लेकिन जिस तरह से जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप में से किसी को याद नहीं है? मेथोडिज्म पे मैंने बताया था ना थोड़ा सा आपको। Methodist as a positive social force possibly stems from Eliot's own rejection of some organized religions. Methodist वो होते हैं जो क्रिश्चियनिटी या अपने जो है ना जो भी एक्सेप्ट फॉर द मुस्लिम्स जो अपने मजहब के अंदर रहते हुए कुछ नए तरीके और नए उसको जो है ना अपने मजहब को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो मेथोडिस्ट का उसने जो पोर्ट्रेल हमें दिखाया है नॉवल के अंदर एज अ पॉजिटिव सोशल फोर्स की हैसियत से पॉसिबली स्टेम्स फ्रॉम इलियट्स ओन रिजेक्शन ऑफ सम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स। ये उसके जो है ना समहाउ कहा जाता है कि पॉसिबली उसके अपने रिजेक्शन के बाद जो है ना वो इस तरफ रिलीजन, मतलब पहले उसने रिलीजन को रिजेक्ट किया, फिर बाय द टाइम रेशनलिस्ट के बाद उनकी बुक्स पढ़ने के बाद फिर उसका जो इन्फ्लुएंस हुआ रिलीजन की तरफ, फिर उसने जो है अपना पहला नॉवल एडम बेड लिखा। while Methodism is an organized religion, Eliot was particularly drawn to the religion's belief that salvation is possible for all people through personal effort. Salvation किसको कहते हैं? Salvation salvation होता है कोई जो है ना किसी चीज से निजात हासिल करना, ठीक है। द एक्ट ऑफ सेविंग कहते हैं कि जो है ना जो किसी से बचने का जो अमल होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो वो उसका ये मानना था, उसका ये बिलीव था कि जो साल्वेशन है वो पॉसिबल है हर इंसान के लिए अगर वो पर्सनली एफर्ट करे तो, ठीक है, तो अपने आप को महफूज रख सकता है या बचा सकता है। सेकंड द कैरेक्टर ऑफ डीना मोरिस, आपका अपने जो लास्ट समरी में अगर आपको याद हो, ठीक है, जो कि मेथोडिस्ट थी, जो जिसका रुझान बहुत ज्यादा था रिलीजन की तरफ, हु इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बियॉन्ड नॉर्मल सोशल कन्वेंशंस, इज परहैप्स इंस्पायर्ड बाय इलियट्स ओन विलिंगनेस टू स्टेप आउटसाइड नॉर्मल सोशल कन्वेंशन इन हर कॉमन लॉ मैरिज टू लिव्स एंड हर नॉवल राइटिंग। उसका जो इन्फ्लुएंस है, अब वो कैसे है कि इंस्पायर हुई वो किसी के जो है ना मेथोडिज्म के से इंस्पायर होके उसने इस पे लिखा। नॉर्मल सोशल कन्वेंशन जो है उसके अगेंस्ट जाके उसने, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ की अगर उसकी बात की जाए, जहाँ पे जो कॉमन लॉ मैरिज है ना, कॉमन लॉ मैरिज क्या होता है क्रिश्चियनिटी में, आप में से किसी को पता हो? रुबाब आपने तो पढ़ी हुई है ना वो थोड़ा ये प्रोटेस्टेंट्स और चर्च के इश्यूज कैथोलिक्स का। कॉमन लॉ मैरिजेस, नो मैम। कॉमन लॉ मैरिज क्रिश्चियनिटी के अंदर एक ऐसे बिलीव को कहते हैं कि जिसको ना इनफॉर्मल मैरिज कहते हैं, यानी कि कॉमन मैरिज के जिसमें
रिलीजियस जो रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होती है, ना ही रिलीजियस के लिहाज से और ना ही पेपर के लिहाज से, लेकिन जो दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं वो खुद ही एक दूसरे की एग्रीमेंट के थ्रू जो है ना, ये क्रिश्चियनिटी में बिलीफ है और विलिंग, ये लीगल परमिशन है कि जब दो लोग शादी के लिए राजी हों तो फिर मतलब वो आपस में ही शादी कर सकते हैं खुद से, बगैर रिलीजन और जो अपना नेम, जो अपना मैरिज है वो रजिस्टर किए बगैर, और यानी कि चर्च में जाए बगैर या मैरिज रजिस्ट्रार जाए बगैर वो शादी कर सकते हैं। तो उसको कॉमन लॉ मैरिज कहते हैं, जिसको इनफॉर्मल मैरिज भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये ल्यूइस जो है ऑलरेडी मैरिड था और इसकी वाइफ थी, इसको डाइवोर्स नहीं दे सकता था, तो इलियट और इसने जो है वो कॉमन लॉ मैरिज की थी, ठीक है, टू लुइस एंड हर नॉवल राइटिंग, और फिर अपनी जो है नॉवल राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। फाइनली द सरडोनिक टोन, सरडोनिक टोन क्या होगी? सरडोनिक कहते हैं किसी बनावटी चीज को, ठीक है। दैट द नरेटर टेक्स टुवर्ड्स सोशल कन्वेंशन, यानी कि सोशल कन्वेंशन के रिलेटेड उसने जो जो लोगों का बनावटीपन है ना, वो वाली टोन इसने इस्तेमाल की। एंड द लेडी रीडर जस्ट आ रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, और वो ट्रेडिशन को नहीं मानती थी, उसने इसको रिजेक्ट करने की कोशिश की कि मतलब इन ट्रेडिशंस को आपको फॉलो करने की जरूरत है, आप खुद, जैसे उसने कहा ना कि हर इंसान अपने पर्सनल एफर्ट के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकता है। तो यही वो उसके रिजेक्शन, जो ट्रेडिशन को रिजेक्ट करने की रीजन थी वो ये थी कि वो चाहती थी कि जितने भी रीडर्स हैं वो इस चीज को सोचें और अपनी मर्जी से अपने जो डिसीजंस हैं वो लें। Such a rejection fits with Eliot's life, in which she was criticized for moving in with her lover and rejecting traditional religion because its tenet could not be derived by reason। अच्छा, नीचे अभी जो आ रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर से देखना, आप पढ़नावल के अटेंड करना, सॉरी। Eliot drew the plot of Adam Bate from the death of Mary Woke। अब मैरी वोक के कैरेक्टर से इसने जो है ना एडम बेट के अंदर जो हैटी सॉरेल का कैरेक्टर है वो क्रिएट किया, ठीक है। 10 मिनट में ये मीटिंग एंड हो रही है, मैं दोबारा रिविजन करती हूँ, आपको रीसेंड करती हूँ लिंक, ठीक है। इलियट ड्रू द प्लॉट ऑफ एडम बेड, उसका जो प्लॉट है उसने कैसे क्रिएट किया? फ्रॉम द डेथ ऑफ मैरी वोक, जो कि हु वाज एक्सिक्यूटेड इन 1802 फॉर किलिंग हर चाइल्ड। एक औरत थी मैरी वोक के नाम से, और उसने जो है अपने जो है ना बेबी का कत्ल किया था, बच्चे का कत्ल किया था 1802 में, ठीक है। वो वाला जो कैरेक्टर है इसने एडम बेड के अंदर डाला है। अब वो कैरेक्टर कहाँ से मिला इसको, किस वजह से मिला, ये नीचे डिटेल आपको मिलेगी। इलियट्स मेथोडिस्ट आंट, इसकी आंट जो है ना वो मेथोडिस्ट थी। इलियट की जो आंट है ना, उसकी जो कहते हैं रिश्ते में हाला लगती है वो मेथोडिस्ट थी, ठीक है, वो रिलीजन औरत थी। told her about walk, अब उसने walk के बारे में कैसे उसको बताया। whom her aunt visited and converted in jail। according to Eliot's account of the writing of the novel, the character of Dina Morris is based very loosely on Eliot's aunt, and Adam Bede himself is based very loosely on Eliot's father as a young man। थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देती हूँ। मैरी वोक एक ऐसी वुमेन थी इंग्लैंड के अंदर, कहा जाता है कि जो है ना इसका हस्बैंड जो है वो आर्मी में था, और ये जब वो आर्मी में अपने वो किसी यूनिट पे उसको भेजा गया, तो पीछे से इसका जो है ना किसी के साथ इसकी कोर्टशिप स्टार्ट होगी और लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो है इसको पता चला कि ये एक्सपेक्ट कर रही है, और फिर इसको जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो है ना इसको बदनामी के डर से इसने अपने जो है ना बच्चे को कत्ल कर दिया था। तो उसकी वजह से फिर इसको जो है ना वो जेल ले जाया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और उसके बाद इसको साथ जो है ना वो कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि मतलब इसको शी हैज टू सेंटेंस टू द डेथ, ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, उसको वो जो जेल में रही, उसने कन्फेस नहीं किया था, उसने अपना जो है ना जुर्म कबूल नहीं किया था कि हाँ मैंने ये गलती किया, मुझसे ये हुई, मैंने कत्ल किया वगैरह वगैरह। वो बदनामी के डर से कुछ भी बोल ही नहीं रही थी, उसने अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो तो जो हैटी सॉरेल है उसने भी नॉवल के अंदर ये दिखाया जाता है कि वो मेंटल प्रेशर के अंडर थी, तो उसकी वजह से उसने जो है वो अपना कुछ ना तो कन्फेस किया, ना ही कुछ अपने बारे में अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। तो यही चीज जो है ना ये इसका जो मैरी वॉक का है उससे ये पॉइंट लिया गया। तो वो
क्या हुआ था कि वो जब जेल में थी तो जो इलियट की आंट है, ठीक है, वो वहां पे गई उससे मिलने, और उससे जो है ना उसने, क्योंकि वो एक रिलीजन वुमेन थी तो उसके रेफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, तो रेफरेंसेस की वजह से उसको चांस मिला कि वो मैरी वॉक के साथ कुछ टाइम उसकी जो है ना वो उसको हैंग करने से पहले, उसको फांसी पे लटकाने से पहले वो उसके साथ कुछ वक्त गुजार सके। तो उसने उसको इस तरह से उसको जो है ना वो कन्फेस करने पे मजबूर किया, कि मजबूर नहीं बल्कि उसको मॉरली सपोर्ट किया, और इस तरह सपोर्ट किया कि वो फॉरगिवनेस की तरफ जो है ना मतलब रो पड़ी, और फिर उसने फॉरगिवनेस बेग की अपने गॉड से, और फिर उसने उसके सामने कन्फेस किया कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मैंने ये जो है ना जुर्म कमिट किया है। तो ये जो स्टोरी थी ना ये इलियट को बताई गई उसकी आंट ने। अब आंट का नाम भी आगे आएगा, और कब बताई कि कैसे बताई ये भी आगे फर्दर आपको डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैंने मैरी वोक का आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई है, मैं ग्रुप में भी ना ये स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देती हूँ। तो ये आपने याद रखनी है, क्योंकि यही जो है ना अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना आपको इस नॉवल से रिलेटेड के ऑटोबायोग्राफिकल कौन कौन से पॉइंट हैं, या फिर मैरी जो सॉरी ये हैटी सॉरेल का कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया गया है, या इसने कहाँ से लिया है, क्यों, लाइक उसके कैरेक्टर पे कोई कुछ भी आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कैरेक्टर स्केच लिखे, तो उसके अंदर आप इसका रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं कहाँ से लिया गया। ये किसको जमाइयाँ आ रही हैं ज्यादा? अच्छा, इलियट की आंट से के थ्रू उसने डीना मोरिस का करेक्टर लिया, एंड एडम बेड, ठीक है, हिमसेल्फ उसके फादर से, अपने फादर से, ठीक है, एज अ यंग मैन, कि यंग मैन की हैसियत से वो उसका फादर कैसा था, उसने अपने फादर से जो है एडम बेड का करेक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। इलियट्स डिटेल्ड एंड इनसाइट फुल, एक सेकेंड, इतना ही है आई थिंक, ये मैंने जो है ना आपकी बुक में जितना भी वो आई थिंक फुल पेज है, ठीक है, आपने इतना ही करना है एज अ यंग मैन तक, ठीक है। इससे नीचे वाला थोड़ी सी डिटेल है वो इरेलीवेंट है, वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे पिक्चराइज कर लिया था। नेक्स्ट लास्ट है इस टॉपिक का। इलियट रोट सेवरल वर्क्स ऑफ फिक्शन अंडर हर पेन नेम जॉर्ज इलियट, जो उसका पेन नेम था, बीइंग अ राइटर उसने जो चेंज करके ये जॉर्ज इलियट रखा था। इलियट्स बेस्ट नोन वर्क्स आर द मिल ऑन द फ्लॉस, सिलस मार्नर, Middlemarch, and the Daniel Deronda. Lewis died in 1878 and in 1880 उसकी जो है वो डेथ हुई 1878 में उसके हस्बैंड की, ल्यूइस की, ठीक है, और 1888 में इलियट ने मैरिज उसने दोबारा शादी कर ली, ठीक है, रीमैरी टू अ बैंकर नेम जॉन वाल्टर क्रॉस। जॉन वाल्टर क्रॉस जो कि एक बैंकर था, इसने इससे शादी कर ली, हु वाज 21 years younger than she। देन शी नहीं आएगा, देन हर आएगा, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करना भूल गई हूँ। 21 years यानी कि 21 साल छोटा था वो उससे, तो उससे उसने शादी कर ली, लेकिन उसके कुछ ही टाइम, उसी साल जिस साल उसने शादी की उसी साल उसकी डेथ भी होगी। इलियट डाइड द सेम ईयर फ्रॉम अ थ्रोट इन्फेक्शन एंड इज बरीड इन लंदन। तो उसे जो है वो लंदन में उसकी जो है ना उसको बरी कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आई थिंक वो डिटेल यहाँ पे ऐड नहीं है जो पीछे बताया गया। जब इलियट 17 years की एज में थी, ठीक है, तो उसकी जो आंट है उसका नाम आई थिंक एलिजबेथन एवन या इस तरह से कुछ है, मैं आपको वो सेंड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। उसकी आंट ने उसको 17 years की एज में ये स्टोरी सुनाई थी कि एक औरत थी मैरी वॉक के नाम से, उसके साथ ये हुआ। और फिर जब ये रैशनलिस्ट बनी, रैशनलिज्म की तरफ इसका रुझान ज्यादा हुआ, तो फिर इसने राइटिंग करियर अपना स्टार्ट किया। तो पहले नॉवल के अंदर ही इसने अपना ये जो मैरी वोक का कैरेक्टर है इसको डाला, और साथ अपने फादर का जो है ना वो ऑटोबायोग्राफिकल के तौर पे जो है ना वो ये ऐड किया, कैरेक्टर क्रिएट किया, ठीक है। तो ये थी इसके बायोग्राफी के जो रेफरेंसेस इसने ऐड किए अपने नॉवल के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो फिलहाल ये यहीं पे एंड है इसका। हर एक राइटर का जो है ना आपको रेफरेंस जरूर पता होना चाहिए, आपको उनकी डिटेल जरूर पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। तो मैं नेक्स्ट जो है ना पेज शेयर करती हूँ, आप अपनी बुक पे भी टिक कर लेना। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको यहाँ पे ये ऐड किया है ना, ये सबसे एंड पे है ये वाला पैराग्राफ, और पिछला जो है ना इससे प्रीवियस पेज है उसके फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ वो है, सेकंड पैराग्राफ तक है, अदरवाइज बीच वाला आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं
इलियट्स मॉरल विजन। ठीक है, सबको पेज शो हो रहा है, मेरा स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। अच्छा, अपने अपने माइक्स अनम्यूट ही रखे ना, मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए साथ साथ। अच्छा, मैं पहला जो हमने किया था इससे हमारा क्या टॉपिक था जो लास्ट हमने समरी के साथ डिस्कस किया था? मॉरल कॉन्फ्लिक्ट था आई थिंक। यस हाँ मैम। जी, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट था कैरेक्टर्स का आपस में, ठीक है, या हर एक कैरेक्टर का आप अपने आप से जो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट था वो था। लेकिन ये है उसका मॉरल विजन कि उसने अपना ये जो इलियट ने बीइंग अ राइटर इस नॉवल के अंदर जो मॉरल विजन, किस मॉरल विजन के साथ उसने ये नॉवल लिखा है, ठीक है, इसमें ये हम डिस्कस करेंगे। तो किसी को कोई क्वेश्चन उसकी बायोग्राफी से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर है? यस मैम। कोई क्वेश्चन तो नहीं है उससे रिलेटेड? पहले वो बता दे, फिर मैं आगे जो है ना वो कंटिन्यू करती हूँ। नो मैम। ओके। अच्छा, मैं मीटिंग आपको ये जो है ना रीस्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो ये एंड होने वाली है मीटिंग, ठीक है। मैं आपको नया लिंक सेंड करती हूँ, वो आपने ज्वाइन करना, फिर हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे साथ ही। ओके मैम। और ओके।